तो लास्ट क्लास फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास फिजिक्स में हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम कैसे वेव थ्योरी को यूज करके प्रूव कर सकते हैं। आज हम वेव ऑप्टिक्स में और थोड़ा आगे चलेंगे और समझेंगे कि अगर दो वेव्स एक साथ जा रहे हों, ऐसा तो नहीं है लाइट का जो कोई भी सोर्स अगर है तो उसमें से एक रे या फिर एक वेव तो नहीं निकलता, करोड़ों वेव्स निकलते हैं, करोड़ों रेज निकलते हैं, तब वो कैसे बिहेव करते हैं, उन सब के बारे में आज के क्लास में बात होगी। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब अगर याद करो, हम इसी साल क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और वहां पे हमने इस सुपरपोजिशन का जिक्र भी किया था। अगर याद हो, अगर दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस अगर किसी तीसरे चार्ज पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों चार्जेस इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। यह हमने सुपरपोजिशन थ्योरम में पढ़ा था और वही सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होता है। मतलब अगर कोई भी दो वेव मूव कर रहे हैं, 2 हो, 3 हो, 5 हो, करोड़ों हो, कितने भी वेव अगर मूव कर रहे होंगे तो वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये दिमाग में रखना। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या है समझ लो। मान लो ये एक मैंने क्या बना लिया, एक प्लेट बना लिया, ठीक है, यहां से एक, या फिर इस तरफ कर लो, मान लो ये एक छोटा सा प्लेट बन गया। मान लो एक वेव ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाके इधर गिर रहा है, ठीक है, और एक दूसरा वेव ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाके इधर जाके गिर रहा है। तो इस पॉइंट पे मान लो ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। मान लो वेव 1 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव 1 इन टाइम, मान लो t, टाइम t में डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना हो गया y1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है y1 लेट मान लो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अगर मैं बोलूं वेव 2 इन टाइम, सेम टाइम t, अगर मैं बोलूं टाइम t, मान लो लेट क्या हो गया y2, क्योंकि इसका वेलोसिटी दो अलग अलग वेव है तो वेलोसिटी तो अलग अलग हो सकता है, तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। तो एट एनी पॉइंट जहां पे वो दोनों मीट कर रहे होंगे तो y वेक्टर या y रिजल्टेंट जो होगा, जहां पे इस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं, y रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू कितना, विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, ये होगा। अब अगर n नंबर ऑफ वेव्स हैं और n नंबर ऑफ वेव्स हैं तो n नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गए। मतलब इफ देर आर n नंबर ऑफ वेव्स, देर आर n वेव्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होंगे, देन देयर डिस्प्लेसमेंट विल बी, देयर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, विल बी y1, y2, y3, डॉट 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 yn, ये होगा। तो y नेट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, अगर तीनों एक या सारे n नंबर ऑफ वेव्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो उसी पॉइंट में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा या y नेट या नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn। ये आपका क्या बोलता है, ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम, यहां पे मैं 2 लाइनों में लिख लेता हूं, कॉपी में लिख लेना। चलो,
तो यहां पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव या सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? इफ ए पॉइंट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन लाइट, मतलब एक पॉइंट लाइट वेव, मतलब एक पॉइंट अगर मान लो ये वाला पॉइंट मोर देन वन लाइट वेव से इन्फ्लुएंस, मतलब अंडर में है, मतलब बहुत सारे लाइट वेव्स एक ही पॉइंट पे अगर गिर रहे हैं एट एनी इंस्टेंट, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट या नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट विल बी द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल लाइट वेव्स। ये हमारा होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव का थ्योरी। समझ में आया सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है? अब देखो सीधा सीधी मोटा मोटी लैंग्वेज में अगर बात करें तो सुपरपोजिशन का मतलब हो जाता है जितना भी लाइट वेव्स हो अगर आप उसको ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो? सारे लाइट वेव को ऐड मत करना, सबका डिस्प्लेसमेंट को अगर ऐड कर दो, जो नेट होगा वो उसी को बोलते हैं हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, इसको लिख लो। अब बाद में इसके नेक्स्ट चलेंगे टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन, उसको जरा देखेंगे, लिख लो। चलो अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पे। अगर टाइप्स के बारे में बात करें, बेसिकली जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन। क्या होता है इसको जरा समझते हैं, कुछ नहीं, डायग्राम से समझते हैं, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये एक वेव है मेरे पास, एक ये मतलब वेव बनाया नहीं हो, ये किए, ये वेव कुछ ऐसे चल रहा है और ये वेव कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये मान लो y1, ये मान लो y2। अब ये दोनों क्या है? अगर आप इसको चेक करो, अगर आपको जरा मतलब डायग्राम, हालांकि मैं उतना अच्छे से, हाँ चलो चलेगा, अगर इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो क्या होगा, यहां से अगर देख रहे हो ये जो वेव है ये एक टाइम पे, जस्ट टाइम पे ये मैक्सिमम में जा रहा है, ये उसी टाइम पे मिनिमम में जा रहा है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है। ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, जब ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, जब ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, फिर ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में। अब अगर ये दो वेव को मैं ऐड करूं, क्या करूं? ऐड करूं तो क्या होगा? जो नेट होना चाहिए हमारा अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन का थ्योरी, क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो इंटेंसिटी होता है आई, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको, ये है उसका एम्पलीट्यूड मान लो, अब इसको अगर ऐड कर दूं तो एम्पलीट्यूड यहां पे मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दो लाइट को मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, सुपरपोज कर रहा हूं। इस टाइप ऑफ सुपरपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन के लिए क्या कंडीशन है? दोनों वेव, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन क्या है? पहला, इनका वेवलेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम वेवलेंथ के होने चाहिए। दूसरा, सेम फ्रीक्वेंसी में होने चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तीसरा, कांस्टेंट फेज होना चाहिए। फेज या क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कभी जाके हम क्या बोल सकते हैं? इसको कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन। इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन क्या होगा? मान लो एक वेव कुछ ऐसा है और दूसरा वेव कुछ ऐसा है, ये हो गया y1, ये हो गया y2। अब दो अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी अलग, इसका फ्रीक्वेंसी अलग, इसका वेवलेंथ अलग, इसका वेवलेंथ अलग, सब अलग अलग है ना दिखने में। ये धीरे धीरे जा रहा है, ये बहुत तेजी से जा रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे या रिजल्टेंट इसका कैसा होगा? देखो, एक तो ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? ऐसे ऐसे होगा,
फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे ऐसे। तो ये उसका रिजल्टेंट होगा। तो यहां पे क्या हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया, जहां पे ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, इनको और इसको मिला देना है, तो मिला दिया हमने, तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन। हालांकि इनकंसिस्टेंट में उतना कुछ नहीं है। दो इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, जब दोनों का वेवलेंथ, दो वेव्स हैं, दोनों का वेवलेंथ अलग हो, फ्रीक्वेंसी अलग हो, तब उनको जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा या वाई नेट मिलेगा वो क्या होगा, वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। समझने वाला चीज कौन सा है, ये वाला है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने के लिए हमारा कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और कांस्टेंट फेज होना चाहिए। अब ये होने के लिए या कोई भी दो वेव का वेवलेंथ अगर सेम है, मतलब अगर तुम अपना घर में कोई भी बल्ब देख रहे हो तो बल्ब से जो लाइट निकल रहे होंगे ना, अगर मान लो उसमें से दो वेव निकले, दोनों वेव का वेवलेंथ सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, थोड़ा इधर उधर तो होगा ही होगा, पूरा सेम नहीं होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को फुलफिल, या ऐसे सोर्स जिसमें से एक दो ऐसे वेव निकलते हो जिसका सेम वेवलेंथ है, सेम फ्रीक्वेंसी है और कांस्टेंट फेज है, उस वेवलेंथ या उस सोर्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, वो सोर्स फ्रॉम विच जो वेव निकलते हैं, द वेव्स या द लाइट वेव बोल सकते हो, द लाइट वेव्स आर या हैव सेम वेवलेंथ कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज। उस सोर्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। और जो दो वेव का वेवलेंथ सेम हो जाए, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए और फेज कांस्टेंट हो जाए, उस वेव्स को हम बोलते हैं, सच वेव्स आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेस। लेकिन दुख की बात यह है, नेचर में ऐसा कोई नेचुरल सोर्स नहीं है जिसमें से कोहेरेंट सोर्स निकल पाए। नेचुरल बोलो या मैनमेड तो हालांकि हम बना सकते हैं, लेकिन अगर आप दो मार्केट से दो आइडेंटिकल बल्ब भी खरीद के लेके आओ, तो तब भी उसमें से जो वेव्स निकलेंगे वो कोहेरेंट होंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब मैं कोहेरेंट सोर्स पे या कोहेरेंट लाइट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, वो आपको नेक्स्ट क्लास पता चलेगा क्यों मैं फोकस कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जो भी सारा कहानी वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे, वहां पे एक मेन या इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होना चाहिए, दो वेव्स हमेशा कोहेरेंट होने चाहिए। ये आगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या जो चीजें आपके सिलेबस में वो पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर कोहेरेंट के बारे में क्यों इतना बात कर रहे थे। लेकिन आज अभी ये समझो, कोहेरेंट वेव्स होते क्या हैं, जो वेव्स जिनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज कांस्टेंट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे। समझ आ, कोहेरेंट वेव्स बोलेंगे। और जिस सोर्स से कोहेरेंट वेव्स निकलता हो उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे। समझ आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन करो। तो अब क्वेश्चन आता है, सर अगर कोहेरेंट सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, नेचुरल में या नेचर में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो हम बनाएं कैसे? जरूरी है ना, क्योंकि आपने तो बोला कि सर नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे वो एक्सपेरिमेंट, मतलब नेक्स्ट क्लास तो हम पढ़ेंगे, लेकिन कई सालों पहले से वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तो वो कोहेरेंट सोर्स बनाए कैसे कि वो एक्सपेरिमेंट कर दिए। तो अब समझते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस को बनाए कैसे जाते हैं। हालांकि कुछ नहीं, हम आसान से समझ जाओगे। देखो मैंने क्या बोला, अगर मार्केट से तुम कोई दो आइडेंटिकल बल्ब भी खरीद के लेके आओ, तो वहां से भी जो लाइट निकल रहा होगा वो कोहेरेंट नहीं होगे। लेकिन एक बल्ब से जो लाइट निकल रहा होगा, मान लो ये दो सोर्सेस आपने बनाए, ये एक बल्ब और दूसरा ये बल्ब,
और दोनों मैंने क्या बोला, आइडेंटिकल है। मान लो 5 वाट का दोनों बल्ब है, ये 5 वाट का है, ये भी 5 वाट का है, लेकिन इनमें से जो लाइट निकल रहा होगा कोई गारंटी नहीं है कि उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा या उनका वेवलेंथ सेम होगा या वो कांस्टेंट फेज में होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक ही सोर्स है, एक ही बल्ब है और एक ही बल्ब से जो लाइट निकल रहा होगा उनका वेवलेंथ तो सेम होगा, उनका फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा, उनका क्या बोलते हैं, फेज भी कांस्टेंट होगा, फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा। मतलब अगर मैं 5 वाट का लाइट बल्ब लगा रहा हूं, अगर वेवलेंथ सेम ना होता, फ्रीक्वेंसी सेम ना होता, तो वो कैसे जलता पता है? बुक 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 होकर जलता। मतलब थोड़ा ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा थोड़ा कम ब्राइटनेस, ऐसा होता है नहीं, वो कांस्टेंट ब्राइटनेस में जलता है। या फिर अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता तो अलग अलग कलर के जलते, मतलब 5 मिनट के लिए व्हाइट जला, फिर अगले 5 मिनट के लिए येलो, फिर अगले 5 मिनट के लिए ग्रीन, ऐसा तो नहीं होता। जो बल्ब व्हाइट बल्ब खरीद के लाए हो वो जिंदगी भर व्हाइट बल्ब ही जलता है, अगर ग्रीन बल्ब खरीद के लाए हो तो वो जिंदगी भर ग्रीन बल्ब जलता है। तो मतलब एक ही सोर्स से या एक ही सोर्स से हमारा जो लाइट निकलता है उनका फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है। तो क्या किया जाता है, इसके सामने एक कार्डबोर्ड रख दिया जाता है जो कि ओपैक इन नेचर होता है और इसमें 2 पतले पतले छोटे छोटे होल कर देते हैं। अब क्या होता है, अब इस जो लाइट इसमें से निकल रहा होगा, जो वेव्स, वो इसमें से पास करके जाएंगे और इसमें से भी पास करके जाएंगे और बाकी सारा तो ओपैक है ना, मतलब कुछ दिखेगा नहीं। तो यहां पे जो 2 लाइट वेव्स गए, इन दोनों को हम 2 सोर्स मानते हैं, S1 और S2, और ये दोनों सोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। और ऐसे ही कोहेरेंट सोर्सेस बनाए भी जाते हैं। तो आगे जो हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, या फिर बोल सकते हो जो आपने बहुत नाम सुना भी होगा, YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पे इस सोर्स का इस्तेमाल होगा, कोहेरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल होगा, S1 और S2। और S1 और S2, अब यहां से जो 2 वेव लाइट निकलेंगे इनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, क्योंकि वो एक ही बल्ब से निकल रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, उनका वेवलेंथ सेम होगा और वो कांस्टेंट फेज से भी निकल रहे होंगे। तो ऐसे हम क्या बनाते हैं? सोर्स बनाते हैं या कोहेरेंट सोर्सेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सुपरपोजिशन के कुछ सर्टेन टाइप्स। अब सुपरपोजिशन में जो मैंने बताया कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन, अब कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन जो होता है वो भी 2 तरीके के होता है। क्या क्या होता है वो समझते हैं। जो कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन होता है, कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब ये क्या बला है, देखो डायग्राम से समझते हैं। वेव्स को जितना तुम डायग्राम से समझोगे उतना आसानी से समझ में आएगा। मान लो ये एक वेव है और ये एक वेव है। ठीक है, ये इसका मान लो ये हो गया y1, ये हो गया y2। अब इसका इंटेंसिटी जो होगा I1, मान लो इसका इंटेंसिटी I है। अब I1 मान लो ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर बराबर होगा। अब एज बिकॉज ये कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन है तो इनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा और इनका वेवलेंथ भी सेम होगा, तो इसका इंटेंसिटी क्या हो गया, ए स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वैसे ही I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम है। अब दोनों को जब मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट होगा इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट है उसका आई या इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू ए इसका स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, इसको A1 ले लो, इसको A2 ले लो।
ठीक है, इंटेंसिटी। तो इसका जो इंटेंसिटी होगा ये A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर होगा, मतलब जो चमक होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, दो अलग अलग टॉर्च, अब इसको हालांकि वो एक्चुअल एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर दो अलग अलग टॉर्च आपके आंखों में मारा, एक टॉर्च मान लो पहले मारा तो आंख थोड़ा कम दर्द करेगा। अगर मान लो 3-4 टॉर्च एक साथ मार दिए, या 2 टॉर्च भी एक साथ मार दिए, तो ज्यादा दर्द करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ेगा। ये ऑब्वियस बात है। अगर 2 सोर्स या 2 लाइट, जैसे यहां पे इस रूम में अगर अभी आप देखो यहां पे बहुत सारे लाइट के कनेक्शंस है, ठीक है। मैं अगर एक लाइट को बंद करता हूं तो तुम खुद ही देख पाओगे ब्राइटनेस कम हो गया, ठीक है। अब इसको मैं ऑन करके दूसरा बल्ब बंद कर दूं, ये तो और काला कर दिया, और डार्कनेस हो गया ना, डार्क हो गया। अब इसको ऑन कर दिया, अब अगर दोनों एक साथ जल रहे हैं तो ब्राइटनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू कोई एक जलना, है ना। तो वही सेम चीज है यहां पे, वैसे उसी लैंग्वेज में समझो, अगर 2 कंस्ट्रक्टिव है और ये कैसे चल रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, जब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, दोनों का इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जो होता है वो ऐड हो जाता है, मतलब इंटेंसिटी और बढ़ जाता है। लेकिन अब थोड़ा ट्विस्ट है, अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव पे आते हैं, डिस्ट्रक्टिव में कैसा होगा, मान लो एक वेव ऐसा है, इतना तक करो, और एक दूसरा वेव ऐसा है, दूसरा वेव ऐसा है। अब इधर मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं इसको लिख लेना, क्या होगा इसका इंटेंसिटी, रिजल्टेंट I इज प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, अब देखो, जब इसका पॉजिटिव में जा रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है नेगेटिव, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। इन दोनों को, जब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहां पे भी कुछ नहीं मिलेगा, वैसे ही हर जगह कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां पे जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, अंधेरा मिलेगा, अंधेरा हो जाएगा। अब बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, अब ये देखो, अगर मैं 2 लाइट एक साथ जलाता हूं तो मुझे क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा ब्राइटनेस होना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या बोलता है, अगर 2 लाइट जल रहे हैं और अगर दोनों अलग अलग फेज में चल रहे, फेज में मतलब जब ये पॉजिटिव चल रहा है, ये अगर नेगेटिव हो गया और ये दूसरा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चल गया, तो एंड में जो मुझे लाइट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अंधेरा मिलेगा। मतलब सोचो 2 अलग अलग टॉर्च जल रहा है लेकिन दिखेगा क्या, अंधेरा, कुछ दिखेगा ही नहीं, लाइट दिखेगा ही नहीं। उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब बोलोगे सर ये क्या चीज बता रहे हो, ये तो होगा ही नहीं, कभी होगा, अगर कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो जरूर होगा। और वही सेम चीज हमें किसने बताया था, हॉइजन साहब ने बताया था बाय थ्योरी, और प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंट में करके दिखाए यंग्स साहब, या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो कि हॉइजन साहब के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया कि अगर 2 लाइट गिर रहे वहां पे अंधेरा बनेगा। और वही सेम चीज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं, जो कि है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो समझ में आया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है। चलो अब हमने अभी क्या समझा, हमने डायग्राम में समझा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कैसे होता है। लेकिन एग्जाम में आपको डायग्राम तो आप करके बताओगे नहीं ना, एग्जाम में क्वेश्चन तो ये नहीं रहेगा। तो फिजिक्स का जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, मैथ्स। तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है और अभी हम उसका डेरिवेशन करेंगे। चलो तो अब समझते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ थोड़ा मैथ्स। अब अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से जाओ, यहां पे 2 चीजें हैं, मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूं। कुछ बुक्स में अगर तुम एनसीईआरटी के बारे में बोलो, अच्छा वहां पे जाने से पहले हम समझते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा,
हमें दो वेव्स चाहिए होंगे। मान लो यहां पे मैं दो वेव्स लेता हूं, एक है y1 दूसरा है y2, ठीक है, y1 और y2। अब मान लो y1 आपका कितना गिवन है, a cos ओमेगा टी, और दूसरा गिवन है a cos ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, मान लो ये गिवन है। ये जो अब कुछ कुछ बुक्स में जो दो वेव्स लिए रहते हैं वो कुछ इस फॉर्म में लिए रहते हैं, a sin ओमेगा टी और दूसरा a sin ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में ये लिखे रहते हैं और कुछ कुछ बुक्स में ये लिखे रहते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ये अगर आप देखो तो एसएल अरोरा, अगर मैं रेफरेंस बुक जो फॉलो करता हूं, एसएल अरोरा ले लो या प्रदीप ले लो, वहां पे ये नोटेशन गिवन है, ठीक है। अब दोनों का मतलब सेम है। सब बोलोगे कैसे, यहां पे तो कॉस है यहां पे तो साइन है, कैसे सेम है, बताता हूं। जब कॉस यूज होता है ना, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस जब स्टार्ट होता है तो यहां से मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर साइन लिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वेव कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। दोनों का मतलब सेम है, कॉस का और साइन का। बस डिफरेंस क्या है, साइन जब है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, और ये अगर कॉस है तो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहां पे कौन सा डेफिनेशन या किस को लेंगे, हम ये एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। हालांकि जिसको भी लेके करो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको लेके चलता हूं क्योंकि एनसीईआरटी को ज्यादातर प्रीफर किया जाता है, और चाहे तुम आईएससी से हो, सीबीएसई से हो, कहीं से भी हो, एनसीईआरटी को ज्यादा ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। तो हालांकि दोनों जो अलग अलग गिवन है उसमें तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी वाला करके चलता, फिर बाद में तुम कोई दूसरा बुक पकड़ते, फिर पागल हो जाते, सर ये क्या है, आपने करवाया कुछ, बुक में दिया कुछ और है। कुछ अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, कहानी है, ठीक है। चलो मान लो मैंने अभी दो लाइट वेव्स लिए या दो वेव्स लिए जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1 है a cos ओमेगा टी और y2 है a cos ओमेगा टी प्लस 5। अब ये दोनों क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस से हैं, फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। कंडीशन ये है, फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस है, कोहेरेंट सोर्सेस है। मान लो ये इसका जो सोर्स है वो है S1 और इसका जो सोर्स है वो है S2। और S1 S2 क्या था, मैंने बताया था, यहां पे एक बल्ब लगा दो और दो छेद बना दो, यहां पे एक और यहां पे एक, ये हो गया S1, ये हो गया S2, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा कैलकुलेशन पे। तो सुपरपोजिशन हमारा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम y इक्वल टू क्या होता है, y नेट इक्वल टू y1 प्लस y2, ये होता है या नहीं होता। अब y1 और y2 के जगह पे वैल्यूज पुट कर दो, तो y विल बी इक्वल टू कितना, a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस 5, ये होगा या नहीं होगा। अब इसमें से मैं कॉमन अगर ले लूं a तो क्या बन जाएगा, cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5, होगा या नहीं होगा। चलो अब यहां पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे मैथ्स का, जो कि है cos a प्लस cos b। इसका क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। यह फॉर्मूला है या नहीं है, अगर नहीं है तो याद रख लो, यह फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a, इसको मैं मान लेता हूं a और इसको मैं मान लेता हूं b, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, फिर cos ओमेगा टी a माइनस बी ओमेगा टी माइनस
ओमेगा टी माइनस फाइव, ये होगा क्योंकि माइनस इस दोनों के सामने लगेगा तो माइनस दोनों के साथ माइनस माइनस, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन किया, डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 2a, तो y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 2a cos, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी प्लस 5/2, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी प्लस 5/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इसको चेक कर लो। ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 2 गेट्स कैंसिल, इसको अलग अलग कर दिया 2 को, तो ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाय 2 क्या हो जाएगा ओमेगा टी, और 5/2 का 5/2 रह गया। फिर इसका क्या हो जाएगा ओमेगा टी गेट्स कैंसिल, तो कॉस माइनस 5/2, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिख सकता हूं कॉस 5/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो जो नेट रिजल्टेंट या y मुझे मिला वो कितना मिला, 2a cos ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू कॉस 5/2 मिला या नहीं मिला। यहां तक समझ आया या कोई डाउट। तो यहां पे इसको थोड़ा हम सजा के लिखते हैं, इसको सजा के लिखें तो y इक्वल टू, मैं cos 5/2 को थोड़ा सामने ले आता हूं, 2a cos 5/2 cos ओमेगा टी प्लस 5/2 इस फॉर्म में ले आया। ये आपका क्या बन गया, नेट रिजल्टेंट वेव बन गया। इसमें से ये जो सामने वाला पार्ट है इतना कौन सा 2a cos 5/2, ये क्या हो जाएगा, अगर यहां पे देखो a cos ओमेगा टी, तो a यहां पे क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है ना, तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 2a cos 5/2 होगा या नहीं होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये होगा या नहीं होगा। और cos ओमेगा टी प्लस 5/2 ये तो आ गया, तो जो रिजल्टेंट वेव हुआ उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी 2a cos 5/2 होगा या नहीं होगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। चलो अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पे। अब अगर डायग्राम याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर डायग्राम याद करो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ना एम्पलीट्यूड। दो इंटेंसिटी का लाइट जब मिलाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होता था a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाता था बढ़ जाता था, मतलब एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता था। तो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था तो जाहिर सी बात है फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होना चाहिए, पोजीशन TI1, हाँ, एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब यहां पे एम्पलीट्यूड कितना निकला 2a cos 5/2 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसका वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगा, जब मैक्सिमम कब होगा, जब cos 5/2 का वैल्यू क्या होगा प्लस या -1 होगा, क्योंकि cos का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है 1 या फिर नेगेटिव में -1, उससे ज्यादा तो वो जा नहीं सकता। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos 5/2 का वैल्यू क्या होगा प्लस या -1 होगा या नहीं होगा। तो अगर cos 5/2 का वैल्यू प्लस या -2 होगा तो 5/2 का वैल्यू कितना होगा, 5/2 का वैल्यू यहां पे 0 डालो, cos 0 होता है ना +1, फिर cos पाई होता है 180 भी होता है -1 होता है ना, फिर cos 2 पाई हमारा होता है क्या +1, cos 3 पाई होता है -1, ऐसे डॉट 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 चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। तो अगर 5/2 इतना हुआ तो फाई कितना होना चाहिए, फेज तो यही है ना, फेज चाहिए हमें, तो फेज कितना हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो,
तो 0 इंटू 2 0, पाई इंटू 2 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 4 पाई, 3 पाई इंटू 2 6 पाई, डॉट 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 होगा या नहीं होगा? तो फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, फॉर यहां पे क्या याद रखेंगे? फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हमारा ये जो फाई है ये क्या है? फेज डिफरेंस। फाई हमारा क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ क्या? फाई, या फिर बोल सकते हो 2n पाई। ये होगा या नहीं होगा? या फिर ऐसे 2n पाई छोड़ दो, ऐसे लिख लो इवन मल्टीपल, हाँ ऐसे भी लिख लो 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 डॉट। ये होगा फाई का वैल्यू। अब ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया फेज डिफरेंस। इसके बाद और एक चीज भी आता है जो कि है पाथ डिफरेंस। अच्छा, इतना एरिया लिख चुके हो। देखो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल बनता है। तो दिमाग में रखना ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसी से न्यूमेरिकल बनता है, इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम। ठीक है, इतना पार्ट लिख चुके हो। अब यहां पे समझते हैं, एक तो चीज हमें मिल गया फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? एंगल। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है? एक चीज ये भी आता है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब रास्ता। मतलब अगर ये एक वेव है, ये एक वेव है, तो यहां से यहां क्या होता है? लैम्बडा होता है ना, वेवलेंथ। अब अगर मान लो वे एक वेव ऐसे चल रहा है और दूसरा वेव यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से चालू हुआ, तो यहां पे ये 0 होगा, इसका 0 यहां पे। मतलब जब ये लैम्बडा पे पहुंच चुका है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना बनेगा? लैम्बडा माइनस 0, मतलब लैम्बडा बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? देखो मान लो अगर मैं बोलूं हम दो वेव का एग्जांपल ले रहे थे ना, दो वेव ले रहे थे। एक वेव कंस्ट्रक्टिव के लिए कैसा होना चाहिए? ऐसा है एक, और दूसरा मान लो ऐसा है, ऐसा है। अब यहां पे ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहां से यहां तक क्या होता है? लैम्बडा। यहां से यहां तक क्या होगा? 2 लैम्बडा। वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ। एक कंप्लीट साइकिल के लिए वेवलेंथ क्या होता है? लैम्बडा। यहां से यहां तक भी लैम्बडा, फिर यहां से यहां तक 2 लैम्बडा। तब जो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं इसको यहां से हटा के मैं स्टार्ट इधर से करूं, कहां से स्टार्ट करूं? लैम्बडा से स्टार्ट करूं, मतलब यहां से स्टार्ट करूं, तब भी तो ये सुपरपोजिशन देगा। कौन सा सुपर? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये भी मिनिमम, तब भी तो ये क्या देगा? एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देगा। देगा या नहीं देगा? देगा। तो इनके बीच में, लेकिन क्या ये दोनों 0 से स्टार्ट हो रहे हैं? नहीं, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये लैम्बडा से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं लैम्बडा को हटा के मैं 2 लैम्बडा से स्टार्ट करूं, तब भी यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम, तब भी कंस्ट्रक्टिव देगा। और दोनों के बीच, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये स्टार्ट हो रहा है 2 लैम्बडा से, हो रहा है ना। तो इनके बीच में इसी वेवलेंथ के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। तो वेवलेंथ का डिफरेंस कितना हो गया? 2 लैम्बडा और माइनस 0, तो कितना हो गया? 2 लैम्बडा। अगर मैं लैम्बडा से स्टार्ट करता तो कितना हो जाता? 0 लैम्बडा माइनस 0, उसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। अब समझ में आया पाथ डिफरेंस क्या होता है? चलो, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हमारा पाथ डिफरेंस कितना होगा? इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पाथ डिफरेंस अभी क्या होगा? अभी मैंने ग्राफ में बताया, लैम्बडा या डी लैम्बडा। डी लैम्बडा क्या होता है? चेंज इन पाथ।
विल बी इक्वल टू 0, 2 लैम्बडा, सॉरी 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, डॉट 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 डॉट। मतलब अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, दोनों दो वेव, इसको समझना, अगर दोनों वेव को मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तब भी मेरा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। एक को 0 दूसरे से लैम्बडा से कर रहा हूं तब भी वो मेरा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। एक को लैम्बडा दूसरे को 2 लैम्बडा से कर रहा हूं तब भी वो मेरा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, क्योंकि इनके बीच में जो पाथ जिसके वजह से कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, अगर मैं दोनों का मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए हमारा कंडीशन क्या है या क्या होना चाहिए, दोनों का मैक्सिमम एक टाइम पे होना चाहिए। तो एक टाइम पे कब कब हो सकता है, 0 पे हो सकता है, लैम्बडा पे हो सकता है, 2 लैम्बडा पे हो सकता है, 3 लैम्बडा पे हो सकता है, सो ऑन। तो जैसे जैसे हम, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, किस पाथ डिफरेंस के वजह से ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन दे सकते हैं, ये पाथ डिफरेंस के वजह से। अगर इतना, अगर कोई भी पाथ डिफरेंस ना हो तब भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, अगर लैम्बडा का पाथ डिफरेंस हो तब भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, अगर 2 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस हो तब भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, और अगर 3 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस हो तब भी हमारा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। समझ आया या नहीं है? तो ये पाथ डिफरेंस किसके लिए था? ये पाथ डिफरेंस था फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब बात करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए क्या होना चाहिए? जो एम्पलीट्यूड, हमने क्या देखा, जब दो डिस्ट्रक्टिव या दो वेव्स मिल रहे हैं और जो नेट वेवलेंथ हो रहा है या जो नेट वेव बन रहा है उसका मैक्सिमम, या बोल सकते हो वो दोनों जब मीट कर रहे हैं तब क्या हो जा रहा है, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जा रहा है ना। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड हमारा मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मतलब 2a cos π/2 क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अब तो cos π/2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? cos π/2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। मिनिमम तो 0 ही हो सकता है, 0 से कम तो नेगेटिव में नहीं जाए, मतलब नेगेटिव में जा सकता है, लेकिन ग्राफ में हम उसको पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 हो सकता है। तो 0 कब होगा? जब π/2 का वैल्यू क्या होगा? 0 कब कब होता है? 90 पे होता है तो π/2। फिर और कहां पे 0 पे होता है? 3π/2। और कहां पे होता है? 5π/2। और कहां पे होता है? 7π/2, डॉट 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 डॉट। इस सब वैल्यूज में cos का वैल्यू अगर मैं यहां पे π/2 पुट करूं, π/2 के जगह पे 5/2 जगह पे अगर π/2 पुट करूं तो मेरा cos का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा या नहीं होगा? होगा। तो phi का वैल्यू कितना हो जाएगा? phi विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, पाई, 3π, 5π, 7π, डॉट डॉट डॉट, होगा या नहीं होगा? तो फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, फॉर, इसको इस साइड से मिटा देता हूं, फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हमारा जो पाथ डिफरेंस है या फेज डिफरेंस है वो कितना होगा? डिफरेंस विल बी इवन, सॉरी इवन मल्टीपल, यहां पे फाई नहीं, ये पाए होगा, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाए होगा या नहीं होगा? खुद चेक कर लो। ऑड मल्टीपल है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाए हुआ। तो फाई का जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2n + 1 इंटू पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या हो गया? फेज डिफरेंस आ गया। वैसे ही फॉर डिस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस हमारा कितना होगा? पाथ डिफरेंस, इसको जरा समझना, पाथ डिफरेंस कितना होगा? मान लो ये वेव है, ऐसे है, और दूसरा वेव है
ऐसे है, ऐसे होगा तभी तो जाके डिस्ट्रक्टिव होगा, है ना। अब मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है 0, तो ये भी 0, ये लैम्बडा, ये भी लैम्बडा, ये एक कर्व एक, हाँ ये हो गया 2 लैम्बडा, ये हो गया 2 लैम्बडा। तो डिस्ट्रक्टिव अगर मैं इसको कितना शिफ्ट करूं, इसको अगर मैं शिफ्ट करूं इसको अगर, अब देखो अगर 2 वेव है, इसको अगर मैं, अच्छा गलत हो गया रे, हाँ समझो 2 वेव हैं कुछ ऐसे। अब बोलोगे सर कंस्ट्रक्टिव को क्यों बना रहे हो, समझा रहा हूं। देखो ये हो गया 0, ये हो गया 2 लैम्बडा, ये हो गया सॉरी ये लैम्बडा 2 लैम्बडा, लैम्बडा ये हो गया 2 लैम्बडा, ठीक है। अब ये क्या बना रहे होंगे, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव बना रहे होंगे, लेकिन हमें बनाना क्या है, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, इसके मिनिमम में इसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा खिसकाता हूं, मतलब खिसका के अगर मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसे बनाऊं, यहां से बनाऊं, यहां से बनाऊं, मतलब ऐसे बनाऊं। मैंने कितना खिसकाया, यहां पे था तो 0 था, मैंने इसको कितना खिसकाया, आधा खिसकाया, यहां तक आधा खिसकाया ना, तो लैम्बडा बाय 2 खिसकाया। समझ आया या नहीं आया, तो आधा खिसकाया तो लैम्बडा बाय 2 खिसकाया। तो इसके लिए फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी लैम्बडा विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, फिर 3 लैम्बडा बाय 2, फिर 5 लैम्बडा बाय 2 एंड डॉट डॉट डॉट। ये याद रखना है, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। अब इन सब चीजों को याद रखना है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन क्या है। नेक्स्ट क्लास हम YDAC करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां पे इन सब का इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट क्लास कंफ्यूज मत होना, इसको थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है। YDAC में यूज होगा, उसके बाद हम इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।